भारत का इतिहास वीरों और शूरवीरों की कहानियों से भरा पड़ा है। देश पर कितने भी हमले हुए हों, लेकिन हर बार कोई ना कोई उनके सामने खड़ा हुआ है और उनको हराया है। लेकिन जब भी भारत हारा है या फिर उस पर किसी और ने कब्जा किया है, तो उसके पीछे किसी न किसी गद्दार की भूमिका जरूर रही है। वो गद्दार जो हमारे बीच हमारा खाते थे, लेकिन साथ बाहरियों का देते थे। आज की कहानी भी ऐसी ही है। 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो उसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा गया। इस संग्राम में लाखों भारतीय शामिल हुए। कईयों को जेल में डाल दिया गया, बहुतों को तोपों से उड़ा दिया गया, तो कुछ जंग के मैदान में शहीद हो गए। लेकिन इतनी ज्यादतियों के बावजूद अंग्रेजों की कमर टूट गई थी। उनके लिए यह विद्रोह उनका आखिरी वक्त भी हो सकता था। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर जैसे लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को कामयाबी कैसे मिली? इसकी वजह फिर से कुछ गद्दार थे, जिन्होंने भारत के लोगों की जगह अंग्रेजों का साथ दिया था। जी हां, 1857 सिर्फ भारतीय वीरों और वीरांगनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि इस जंग में देश की चारों दिशाओं में कई गद्दारों से भी देश का सामना हुआ था। अंग्रेजों के इन वफादारों के द्वारा झांसी की रानी के साथ खिलाफत की गई। इसके अलावा ना तो देश के अलग अलग हिस्सों के विद्रोहियों की मदद की गई, उल्टे सेनाएं भेजी गई इन राजाओं द्वारा, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से लड़ने वाले क्रांतिकारियों का दमन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गद्दारों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका परिवार आज भी काफी रसूख रखता है। आज मैं आपको 5 ऐसे ही राजाओं की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिसके चलते हम ये जंग हार गए। नहीं तो 1857 का इतिहास शायद किसी और तरह से लिखा और पढ़ा जाता। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब अगर 1857 की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात की जाएगी इस लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 1857 की गर्मियों में जब भारत की धरती अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग में जल रही थी, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी आज़ादी की आखिरी उम्मीद लेकर जंग लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। जनरल ह्यूरोज, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अंग्रेजों को छकाने वाला कोई और राजा नहीं, बल्कि बहुत कम उम्र की एक लड़की है। शायद लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को हरा भी देती, लेकिन इस संग्राम में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमेशा के लिए झांसी की वीरांगना को छीन लिया। यह एक ऐसी गद्दारी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। यह गद्दारी की थी ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में साफ लिखा है, ग्वालियर का सिंधिया अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की चाकरी करता रहा, और जब मातृभूमि को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। असल में हुआ यह था कि जब झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथों लगभग घिर चुकी थी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर की ओर रुख किया। उन्हें उम्मीद थी कि सिंधिया उनका साथ देंगे या कम से कम तटस्थ रहेंगे। लेकिन जैसे ही रानी की फौज ग्वालियर पहुंची, सिंधिया अपनी सेना और परिवार को लेकर भाग खड़े हुए और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज के पास जाकर उनकी मदद की पेशकश कर बैठे। इतिहासकार डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी ने अपनी किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि ग्वालियर वुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट हैड द महाराजा शोन करेज टू डिफाई द ब्रिटिश। यानी कि ग्वालियर जो है वो एकदम से जंग का मैदान बदल देता या जंग का रुख बदल देता, अगर महाराजा जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों का साथ न देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर का किला जीत लिया और वहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। कुछ दिनों तक ग्वालियर आजाद भी रहा, लेकिन सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई कि कब और कैसे ग्वालियर पर दोबारा कब्जा किया जाए। अंग्रेजों को भीतर की जानकारी मिलने लगी। रानी की सेना की कमजोरियों से लेकर उनकी युद्ध रणनीति तक सब कुछ लीक हो रहा था। फिर 17 जून 1858 को कोटा की सराय में आखिरी युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार थी, घायल थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी में जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहासकार जादुनाथ सरकार ने लिखा है, had she received support from the Sindhiyas, the flame of rebellion might have lasted longer in central India।
ये वाक्य सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पीड़ा को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर जयाजी राव लक्ष्मीबाई का साथ दे देते तो सेंट्रल इंडिया में अंग्रेजों के साथ संघर्ष और लंबा खिंच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जयाजी राव की मदद से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे पर काबू पाया गया। अंग्रेजों ने जयाजी को कंपेनियन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जैसा सम्मान दिया, लेकिन यह सम्मान अंग्रेजों की तरफ से था, ना कि भारतीयों की तरफ से। अंग्रेजों के पत्राचार में भी जयाजी राव को अवर नेटिव फ्रेंड कहकर संबोधित किया गया, और यह साफ साफ दिखाता है कि वो ब्रिटिश सत्ता की चालों में एक मोहरा बन चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद ग्वालियर वापस सिंधिया के पास चला गया, लेकिन वो शासन अब उनके सम्मान से नहीं, अंग्रेजों की कृपा से चल रहा था। वीर सावरकर ने इस गद्दारी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक लिखा, और उन्होंने लिखा, जिस राजा ने अपने ही राष्ट्र की वीरांगना को मरने दिया वो इतिहास में कभी भी सम्मान नहीं पाएगा। हालांकि दोस्तों, आज की तारीख में कई लोग जयाजीराव सिंधिया की इस भूमिका को नकारते हैं। सिंधिया परिवार आज मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखता है, लेकिन इतिहास की किताबों में और इतिहासकारों के बीच में जयाजीराव को लेकर यह स्थिति स्पष्ट है कि उन्होंने झांसी की रानी का साथ नहीं दिया, जो कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये अकेले ऐसे राजा नहीं थे, बल्कि और भी कई ऐसे राजा थे जिन्हें 1857 के क्रांतिकारियों से ज्यादा अंग्रेजों की वफादारी प्यारी थी। ऐसे ही एक राजा थे महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने इस क्रांति के दौरान न केवल अंग्रेजों से वफादारी दिखाई, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में विद्रोह को रोकने के लिए और अंग्रेजी शासन को स्थिर बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, गुलाब सिंह डोगरा वंश के संस्थापक और एक चालाक पॉलिटिशियन थे। वो अंग्रेजों के साथ बैलेंस बनाकर चलने वाले राजा थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि आने वाले वक्त में अंग्रेज ही इस देश की कर्ता धर्ता होंगे। साल 1846 में सिखों के डिक्लाइन के बाद अमृतसर की संधि करके उन्होंने अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीद लिया। इसके बाद से वो एक स्वतंत्र महाराजा तो बन गए, लेकिन उनका राज भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन माना गया। गुलाब सिंह जी को भी समझ आ गया था कि अंग्रेजों की जी हजूरी करके ही कश्मीर को सेफ रखा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश राज के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो गुलाब सिंह काफी बूढ़े हो चुके थे। मई में शुरू हुए इस विद्रोह के 1 महीने बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन अंग्रेजों के साथ उनकी वफादारी को उनके बेटे रणवीर सिंह ने निभाया। उनके उत्तराधिकारी रणवीर सिंह चाहते थे कि इस विद्रोह की चिंगारी कश्मीर में ना फैले, इसीलिए उन्होंने अपनी जासूसी नेटवर्क को एक्टिव किया और कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को पहुंचाई। कश्मीर पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये अफगानिस्तान और पंजाब के लिए सेंसिटिव था। इन जगहों से अंग्रेजों को टेंशन फ्री करने का काम गुलाब सिंह के बेटे रणवीर सिंह ने किया। रणवीर सिंह ने अंग्रेजों को खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेजी जो अंग्रेजों की मदद कर सके। उनकी सेना पंजाब और उत्तर भारत के कई विद्रोही क्षेत्रों में भेजी गई। उनकी इस मदद के चलते ही कई जगहों पर सिखों की सेना ने विद्रोह को दबाया। रणवीर सिंह की इस मदद को अंग्रेजों ने याद भी रखा और आखिर में उन्होंने डोगरा राजघराने को वफादार दोस्त के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार गुलाब सिंह और उनके परिवार की 1857 की क्रांति में भूमिका अंग्रेजों के पक्ष में थी। उन्होंने अपने राज्य में विद्रोह को उभरने नहीं दिया और अंग्रेजी शासन को सशक्त बनाने में भी अपनी मदद दी। अब दोस्तों, अगर उत्तर में कश्मीर के राजा अंग्रेजों के साथ खड़े थे तो दक्कन में हैदराबाद के निजाम भी कमर कसे हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, क्रांतिकारियों के खिलाफ। हैदराबाद के छठे निजाम मीर महबूब अली खान ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की इस विद्रोह के दौरान। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का एक पहलू यह भी है कि साउथ इंडिया इस आंदोलन से लगभग अलग थलग रहा, लेकिन महबूब अली खान की सेना ने अंग्रेजों की खूब मदद की थी। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी सेना मदद के तौर पर दी थी। उन्होंने अपनी सेना में से एक स्पेशल टुकड़ी बनाई जिसे हैदराबाद कंटिंजेंट कहा जाता था। इस टुकड़ी को सीधे तौर पर अंग्रेजों की कमान में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। यही वो टुकड़ी थी जिसने सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की और अंग्रेजों की पोजीशन को मजबूत किया। इसके अलावा निजाम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके अपने राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत ना हो जाए। सेना के साथ साथ हैदराबाद ने रसद जैसे कि हथियार, घोड़े, खाना और पैसा वगैरह भी अंग्रेजी सेना को खूब दिलवाया। निजाम ने यह भी तय किया कि कोई भी विद्रोही सैनिक उनके राज्य में शरण न लेने पाए। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जो भी अंग्रेज विरोधी ताकतें हैदराबाद में पनपने की कोशिश करेंगी उन्हें तुरंत दबा दिया जाएगा।
उनके इन्हीं कामों की वजह से ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हैदराबाद के निज़ाम की खूब तारीफ की है, भर भर के तारीफ की है। उन्हें 1857 के संकट के समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार सहयोगी कहा गया। उनके सपोर्ट के बदले में अंग्रेजों ने भी निज़ाम को कई अलग अलग खिताब दिए और उनकी नवाबी को चैलेंज नहीं किया। निज़ाम की इसी वफादारी के चलते ही हैदराबाद को ब्रिटिश रियासतों की राजधानी जैसा दर्जा मिला। अब दोस्तों, दक्कन की तरह ही भारत के राजपुताना में एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। ये राजा कोई और नहीं बल्कि जोधपुर रियासत के तखत सिंह थे। महाराजा तखत सिंह का शासनकाल 1843 से 1873 तक रहा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर काफी बड़ी रियासत थी। यहां पर बगावत होने का मतलब था कि सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भी अंग्रेजों की हालत पतली हो जाती। इसीलिए विद्रोह की शुरुआत के कुछ ही समय बाद अंग्रेजों को यह चिंता सताने लगी कि क्या राजस्थान की रियासतें, खासकर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये सब विद्रोहियों का साथ देंगी या ये अंग्रेजों के साथ खड़ी होंगी। इसमें भी उनकी निगाहें जोधपुर की ओर ज्यादा टिकी थी। हालांकि शुरुआत में महाराजा तखत सिंह ने विद्रोहियों से सहानुभूति दिखाई, लेकिन जल्दी ही वो न केवल अंग्रेजों के वफादार बने बल्कि सक्रिय रूप से विद्रोह को दबाने में भी अपना साथ दिया। हिस्टोरियन सर जॉन लॉरेंस के हिसाब से महाराजा तखत सिंह ने अंग्रेजों के साथ जिस ईमानदारी से सहयोग किया वो राजस्थान की रियासतों में अनुकरणीय था। जब विद्रोहियों ने अजमेर और आसपास के इलाकों में हलचल शुरू की तब तखत सिंह ने अपने सैनिकों को अंग्रेजी प्रशासन के समर्थन में तैनात किया। उन्होंने जोधपुर लेवी नाम की एक सेना बनाई और अंग्रेजों की मदद की। ये सेना विद्रोहियों को रोकने के लिए अजमेर और पुष्कर जैसे इलाकों में भेजी गई। हिस्टोरियन वीएन दत्त लिखते हैं कि जोधपुर की सेना ने अजमेर और मकराना क्षेत्र में विद्रोही ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की मदद की। यही नहीं, तखत सिंह ने विद्रोही नेताओं को जोधपुर में शरण नहीं लेने दी और ब्रिटिश अधिकारियों को किसी भी तरह के होने वाले खतरे से बचाने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों ने उनकी इस मदद को सराहा और बाद में महाराजा को नाइट ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी। तो ये उपाधि अंग्रेज दे रहे थे उनके साथ होने वाली वफादारी के लिए। अब आते हैं दोस्तों आखिरी शख्स पर। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर कुंवर थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों की खुलकर मदद की और विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राणा जंग बहादुर 1846 में एक हत्याकांड के बाद नेपाल के वास्तविक शासक बन गए थे। वो न केवल पीएम बने बल्कि उन्होंने नेपाल में राणा वंश की नींव रखी जो अगले 100 सालों तक नेपाल पर शासन करता रहा। जब 1857 में भारत में विद्रोह भड़का तो अंग्रेजों ने नेपाल से मिलिट्री हेल्प की मांग की। जंग बहादुर जो पहले ही ब्रिटिश राज से अच्छे संबंध बनाकर चल रहे थे, उन्होंने बिना हिचक अंग्रेजों की मदद करने की बात को मान लिया। इतिहासकार सन जॉन स्ट्रेची लिखते हैं कि जंग बहादुर की मदद के बिना अवध और बिहार में अंग्रेजी शासन की वापसी कठिन हो सकती थी। उन्होंने लगभग 15,000 नेपाली सैनिकों को विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया। ये सैनिक गोरखा रेजिमेंट के हिस्से नहीं थे बल्कि नेपाल सरकार की ओर से भेजी गई एक स्पेशल बटालियन थी। जंग बहादुर की सेना खास तौर पर लखनऊ, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद के विद्रोहों को कुचलने के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी। लखनऊ जो उस समय विद्रोहियों का मेन गढ़ था, वहां जंग बहादुर की सेना ने ब्रिटिश जनरल आउट्रम और हैवलॉक के साथ मिलकर रेजिडेंसी की घेराबंदी को तोड़ा था। हिस्टोरियन रॉबर्ट ट्रेवलिन के हिसाब से नेपाल की सेना ने जिस अनुशासन, वीरता और समर्पण से अंग्रेजों की मदद की वो ब्रिटिश अफसरों के लिए एक उदाहरण बन गया। अब ये बातें जो अंग्रेज अधिकारी कह रहे थे, जो तारीफ हो रही थी, वो अंग्रेजों की मदद के लिए हो रही थी। यानी कि जो लोग अंग्रेजों को भगाने की कोशिश में लगे थे उनके दमन में इन सब का हाथ था। लखनऊ की विजय के बाद सार्वजनिक रूप से जंग बहादुर की तारीफें की गई और ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें तोपों की सलामी दी गई, कीमती पत्थरों से जड़ी तलवार भेंट की गई और कई दूसरे गिफ्ट दिए गए और नेपाल की स्वतंत्रता की गारंटी भी ली गई। सोच कर देखिए कि नेपाल की मदद अगर अंग्रेजों को ना मिलती तो शायद अवध जैसा एरिया अंग्रेजों के कब्जे में ना आ पाता और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि दोस्तों सिर्फ यही लोग नहीं थे जो विद्रोहियों के खिलाफ खड़े थे, बल्कि इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, भोपाल की नवाब सिकंदर बेगम, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, सिखों के राजा दलीप सिंह और ऐसे सैकड़ों नाम थे जो अंग्रेजों के समर्थन में इस विद्रोह के खिलाफ खड़े थे। इसके पीछे की एक वजह मध्य युग की मानसिकता भी थी जिसमें राजशाही और सत्ता पर कंट्रोल करने की परंपराएं थी। अभी तक राष्ट्रवाद का उदय पूरी तरह से नहीं हुआ था।
यही वजह है कि भारतीय रियासतों की आपसी फूट और कुछ राजाओं की अंग्रेजों के प्रति वफादारी ने इस विद्रोह को पूरी तरह फेल कर दिया। अगर ये सभी एकजुट हो जाते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत एकदम से आज़ाद ही हो जाता, लेकिन इन घटनाओं से हमें यह सबक मिलता है कि केवल बाहरी दुश्मन से लड़ना ही काफ़ी नहीं होता। असली जीत तब होती है जब अंदर से कोई आपको कमज़ोर ना करे। भारत को आज़ाद कराने में 100 साल और लग गए, लेकिन इन गद्दारियों की कीमत देश ने बहुत भारी चुकाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी साल 1857 के विद्रोह में उन गद्दारों की जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिनकी वजह से देश में लाखों लोगों की जान गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।